दोस्तों टाटा स्टील टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसे सिर्फ एक कंपनी कहना भूल होगा। पिछले 115 सालों से ये इंडियन इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी रही है। दोस्तों ये वो है जो बहुत वक्त तक ये भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाया है, और भी चाहे वो अपने प्रोडक्शन के कारण या हर साल पैदा करने वाले रोजगार के कारण ये कंपनी इंडिया के जीडीपी में बड़ा विशेषण करती है। दोस्तों कभी ये कंपनी बचाने के लिए टाटा अपना गहने तक बेच दिए थे, लेकिन दोस्तों अपने वर्कर्स पर आंच भी नहीं आने दी थी, जिस वजह से दोस्तों 1929 में आर्थिक मंदी के दौरान टाटा स्टील ने एक भी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया, और आज तक भी इस कंपनी ने एक भी लेबर सराई नहीं हुई है। लेकिन इस कंपनी को खड़ा करने की कहानी इतना भी आसान नहीं रही है। क्या क्या संघर्ष इसमें शामिल थे और कैसे भारत में सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी में जब एक बनी, आज जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। ये बात 1880 के दशक के है, जब जमशेदजी टाटा अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में घूमकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई नई एडवाइस के बारे में जान रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन का लेक्चर सुना। इस लेक्चर में बताया गया था एक देश अपने लोहे की कीमत समझ जाएगा, उस लोहे की कीमत एक दिन सोने में उछलेगा। जमशेदजी टाटा इस लेक्चर से इतना इम्प्रेस हुए कि भारत आकर उन्होंने फैसला किया कि वो भारत को उस सेक्टर में लेकर जाएगा और अपने वो मौत तक किसी काम में जुटे रहे। पर इस कहानी का थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय में दुनिया में क्या क्या चल रहा था। 1860 के दशक में अंग्रेज भारत में रेलवे का शुरुआत कर चुके थे, लेकिन रेलवे ट्रैक्स उस वक्त कास्ट आयरन से बनाया जाता था, जिसके साथ कई परेशानियां थी। कास्ट आयरन की पटरियां ज्यादा वजन नहीं उठा पाती थी, और साथ ही उसमें जल्द ही जंग लग जाता था, इसलिए इसे मेंटेनेंस करना आखिर खर्चा था। लेकिन परेशानियां ये थी, उस वक्त स्टील बहुत महंगे थे। स्टील का इस्तेमाल पटरियां बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि स्टील बहुत ही महंगे थे। इसलिए स्टील को पटरियां बनाने में यूज नहीं किया जा सकता था। 1856 में हेनरी विसिवल नाम के इंजीनियर स्टील प्रोडक्शन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली, जिससे स्टील प्रोडक्शन का दाम आधा हो गया। फिर और ये गिरता हुआ पिछले सालों में सिर्फ 10% ही रह गया। यानी जहां पहले ही एक टन स्टील बनाने की कीमत 82 पाउंड थी, वो गिर करके 7-8 पाउंड हो गई। और इसने औद्योगिक क्रांति को एक उस दिया। स्टील का इस्तेमाल रेलवेज में होने लगा, थे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया जमशेदजी का। अब ऐसी बिजनेस बाहर सेटअप करना था, और इसके लिए उन्होंने अपने घंघोज साथियों को भारत में लोहे की खदान खोदने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि स्टील ही भारत का भविष्य बनेगा। जमशेदजी टाटा और उसके टीम ने अगले 17 सालों तक ऐसी खदानों का निरीक्षण किया और वहां सैंपल इकट्ठा किए, और आखिर में उन्हें 1899 में एक छोटे गांव के पास 300 करोड़ टन कैपेसिटी का खदान मिली। सबसे अच्छी बात यह थी कि ये जगह रेलवे स्टेशन से करीब 70 किलोमीटर दूर थी। लेकिन कहानी में इंटरेस्ट आने बाकी था। अपने सपना पूरा करने से पहले ही अपने जो जमशेदजी टाटा थे, 1904 में जमशेदजी टाटा गुजर गए, और उस बिजनेस को कबार उसके बेटे दुरावजी टाटा पर आए। दुरावजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन या स्टील कंपनी का शुरुआत की, और इसके लिए फटस हटाने के बाद 1912 में पहली खुदाई चालू हुई। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, और वो किसी भी कंपनी को भारतीय को सक्सेस होते नहीं देख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों को रेलवे की ज्यादा जरूरत थी और बाकी देशों से उन्हें स्टील इंपोर्ट कराना महंगा पड़ रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने टाटा को स्टील प्लांट लगाने से नहीं रोका। साथ ही 1914 में पहला विश्व युद्ध भी छिड़ गया था, और उस वक्त ये स्टील अंग्रेजों को बहुत काम आया। इसीलिए कंपनी अपने शुरुआती दौर में बिना अंग्रेजों के रोक टोक के अपना काम करने में कामयाब हुए। टाटा स्टील भारत में अकेला सप्लायर बन गए, और जंग के दौरान उन्होंने 3 लाख टन स्टील मुहैया करवाया, और उसके साथ ही हजारों भारतीयों को रोजगार भी दिए। लेकिन जंग जैसे ही खत्म हुए और परेशानियां आ गई, दुनिया भर में स्टील की डिमांड घट गई। स्टील ही नहीं, दुनिया में कई सारी इंडस्ट्री की डिमांड घट गई। और स्टील ही क्यों, दुनिया में कई सारी इंडस्ट्री घट गई। अब बहुत सी लोग जंग के दौरान बहुत सारे पैसा कमा चुके, उन्होंने अपना वर्कर्स निकालना शुरू कर दिया था और अपनी कंपनियां बेच दी, ताकि वो चैन से रिटायर हो सके। फिर 1929 में दुनिया में ग्रेट डिफरेंट ओशोनिया आ गया, जो 20वीं सदी के सबसे आर्थिक स्थिति थी, जिनमें दुनिया भर के वर्कर्स की और भी हालत खराब हो गई और कई लेबर स्ट्राइक होने लगी। ये थी दुनिया की बात। लेकिन भारत में क्या हो रहा था? भारत में टाटा थे, और आप सभी जानते हैं कि
टाटा कंपनी एक सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं है, इसलिए उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा और एक भी वर्कर्स को काम से नहीं निकाला। दोस्तों, इन वर्कर्स को सैलरी देने के लिए दरोजी टाटा ने अपने खुद का पैसा का इस्तेमाल किया, कई प्रॉपर्टी समेत घर के गहने गिरवी रख दिए। उन पैसों से न सिर्फ उन वर्कर्स को सैलरी दी, उन परिवारों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी और किसी दुर्घटना में मुआवजा देने के लिए भी फैसिलिटी लॉन्च की। और ये सब उन्होंने तब किया जब टाटा स्टील लॉस में चल रही थी और उनके रेगुलर कस्टमर जापान ने अपने देश में वहाँ आए भीषण भूकंप के कारण स्टील लेना भी बंद कर दिया था। इस तरह उन्होंने अपने 55,000 कर्मचारियों पर कोई आँच नहीं आने दी। कई लोग टाटा पर यह इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की या कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे और उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ था। मगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे तो उस वक्त अंग्रेजों को मदद करना भारत और भारतीय कंपनी की मजबूरी थी। अगर टाटा स्टील उस वक्त अगर अंग्रेजों की मदद नहीं करती तो ये भी था कि अंग्रेज टाटा स्टील के सभी खदानों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें वहाँ बाहर खदेड़ स्टील के प्रोडक्शन पर काम शुरू कर देते हैं, जिससे उनका काम तो चल जाता लेकिन भारत का लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता। साथ ही अंग्रेजों के हाथ में अगर स्टील प्लांट आ जाते हैं तो कभी भी ये कर्मचारियों को ये बेनिफिट नहीं मिलते जो रतन टाटा के साथ थे। और ये भी मुमकिन था कि दुनिया के बाकी वर्कर्स की तरह टाटा स्टील के वर्कर्स की भी हालत खराब हो जाती। इसमें नुकसान ये भी था कि हो सकता था कि टाटा ग्रुप को ही बैन कर देते और इस सभी कंपनियों पर कब्जा कर लेते हैं। टाटा स्टील के अलावा टाटा पावर जो सभी के भारत घरों में बिजली पहुंचाने के काम करती थी और टाटा टेक्सटाइल जो दुनिया भर में एक भारतीय ब्रांड के रूप में जानी जाती थी। सोचिए अगर ये सभी कंपनियां नहीं होती, भारत आजाद होता तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को कौन संभालता। इसीलिए टाटा को दोस्त बोलना एक बड़ी बात थी। आज दुनिया भर में टाटा है, ये भारत को एक ऊंचा मुकाम दिया है। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, 7वां सबसे फैली हुई वैन है। टाटा स्टील आज 26 से भी ज्यादा देशों में आज ऑपरेट कर रही है और फॉर्च्यून 500 कंपनी भी शामिल है। टाटा स्टील में आजकल 80,500 लोग काम करते हैं और इस बड़ी वर्कर्स काम देने के अलावा ये स्टील इंडस्ट्री भारत में 2% कंप्लीमेंट करती है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा टाटा के ही है। भारत में स्टील की सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जमशेदजी टाटा, जो नींव बना करके गए थे। उसपे उसके बेटे JRD टाटा और रतन टाटा जो एम्पायर खड़ा किया है। दोस्तों, उस पर आपको क्या कहना है? आप लोग अपने अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमें किस वीडियो में आप लोगों को कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो पाने के लिए। इस चैनल पर डेली अपडेट मिलते रहेगा ऐसे ही न्यू। इसीलिए आप लोग मनीष राठी न्यूज को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ऐसे वीडियो पाने के लिए डेली।